हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये यूनिट 2 का पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर हम यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में बीजीटी बोलते हैं, उसको कवर करेंगे। ठीक है। सो यूनिट 2 का थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि हमें यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें तुम्हारे जिससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो सारे हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, मतलब बीजीटी को हम ओवरऑल इसी वीडियो में खत्म कर देंगे, जिसमें तुम्हारा आ जाएगा बीजीटी है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, देन ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, एम्प्लीफिकेशन एक्शन क्या है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो वहां पर एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि आप बीजीटी के डिफरेंट टाइप्स की वर्किंग समझा दीजिए, है ना। या फिर ज्यादातर केसेस में जो चांसेस ज्यादा रहते हैं क्वेश्चन पूछने के, वो इन तीनों में से रहते हैं कि या तो वो आपको कॉमन बेस, कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर को डिफाइन करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने को बोल देगा। ठीक है। और इन तीनों में से भी तुम्हारे जो कॉमन एमिटर है और कॉमन बेस ज्यादा कॉमन है। ठीक है, मतलब आने के चांसेस कॉमन एमिटर के ज्यादा हैं, बेस वाला उसके बाद सेकंड नंबर पे, और कलेक्टर बहुत ही कम आता है। लेकिन तुम तीनों पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भरोसा नहीं, कोई भी आ सकता है, तो हमें तीनों की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आ जाता है यूनिट 2 में, वो आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। ठीक है, जिसको हम फेड बोलते हैं। तो फर्स्ट में हम बीजीटी पढ़ेंगे, सेकंड में हम फेड पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम फेड का कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेड देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम फेड की बात करें तो फेड तुम्हारा दो टाइप का होता है। एक होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम मॉसफेट बोलते हैं। ठीक है। तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर जेफेट को समझेंगे, उसके बाद मॉसफेट में हम इन्हांसमेंट एंड डिप्लीशन टाइप को समझेंगे, सबकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो वो हमारे दूसरे वीडियो में होगा। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं सीधे डायरेक्टली अपने बीजीटी से, जिसको हम बोलते हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब देखो, तुम्हारा ये जो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये भी तुम्हारा पीएन जंक्शन से बनने वाला ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बस यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कैसे, वो भी समझते हैं। देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, अब तुम जैसे भी इसको शॉर्टकट के तरीके से याद रखो कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जैसे ये जो वर्ड है ना ट्रांजिस्टर, इसका मतलब ही होता है थ्री। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब थ्री है, और यहां पर तुम्हारा हो भी यही रहा है। बीजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली तुम्हारे दो पीएन जंक्शन होते हैं। अब पीएन जंक्शन हमें पता है ना। तो यहां पर बीजेटी में तुम्हारे दो पीएन जंक्शन होंगे। अब यहां पर दो सिनारियो बनते हैं, या तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा कि हमने दो एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए और उनके मिडिल में पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया, या फिर इसका दूसरा केस बन सकता है पीएनपी, जिसमें हमने दो पी टाइप सेमीकंडक्टर लिए और मिडिल में उसके यहाँ पर एन ऐड कर दिया। तो वो अभी समझेंगे, बस अभी के लिए इतना जानो कि बीजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, और जिसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं। और अब यहाँ पर सेकेंड चीज क्या है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि बीजेटी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है, अभी हमने देखा ना सिलेबस में एज एन एम्पलीफिकेशन एक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली बीजेटी यहाँ पर मोस्टली आपका जो है वो एज एन एम्पलीफायर काम करता है। एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर बेसिकली सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो सके, एक वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। और बीजेटी का जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी रोल है, वो एज एन एम्पलीफायर ही है। ठीक है। सो अब बीजेटी कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सॉलिड स्टेट स्विच इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वाइडली यूज होता है तुम्हारा बीजेटी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। अब जैसे मैंने बताया कि एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो यहां पर तुम्हारे 3 टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, अब वो 3 टर्मिनल्स क्या होंगे, सबसे पहला टर्मिनल होता है एमिटर, देन बेस, देन कलेक्टर। अब मैं तुम लोग को इस फैशन में क्यों बता रही हूँ, अभी आगे समझ में आएगा जब हम कंस्ट्रक्शन समझेंगे। तो इसको ऐसे ध्यान में रखना कि पहले एमिटर आता है, देन बेस आता है, देन कलेक्टर। ठीक है, सिंबल तो अभी हम देख ही लेंगे। और ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो कुछ ऐसा सा यहां पर तुम्हारा ट्रांजिस्टर दिखता है।
अब आता है टाइप्स ऑफ बीजेटी। तो बीजेटी हमारा दो टाइप का होता है, ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर दो टाइप्स का होता था ना, पी टाइप एंड एन टाइप, वैसे ही बीजेटी तुम्हारा दो टाइप का होता है। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी। इसमें मैं बता दूं, ज्यादातर टाइम अगर पेपर में पूछा जाता है कि आप बीजेटी को एक्सप्लेन करो, ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आप एनपीएन या पीएनपी में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मेंशन किया है तो 99% ये चांस होते हैं कि वो एनपीएन ही पूछे, ठीक है। तो आप एनपीएन को अच्छे से समझ लो, पीएनपी उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन करना दोनों यहां पर प्रिपेयर। तो ये तुम्हारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हम समझ लेते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या है, उसका सिंबल कैसे रहेगा, ठीक है। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर, अब देखो जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे, है ना, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। तो अब इसके नाम से समझो, एनपीएन, इसका नाम ही बता रहा है कि मिडिल जो बीच वाला पोर्शन है उसमें तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर आएगा, ठीक है, एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में तुम्हारा कौन सा सेमीकंडक्टर आएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो मैंने तुम लोग को क्यों बताया था कि ऐसे याद करो कि बेस, ऐसे याद करो कि पहले तुम्हारा एमिटर आया, देन तुम्हारा बेस आया, फिर तुम्हारा कलेक्टर आया। तो देखो यहां पर इसी तरह से आता है। अगर तुम ऐसा करते ना कि कलेक्टर पहले याद करते, इसको फर्स्ट नंबर पे रखते, तो ये तुम्हारा यहां से उल्टा हो जाता। और जब आप वर्किंग समझा रहे हो तो आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, एनपीएन लो या पीएनपी लो, फर्स्ट तुम्हारा एमिटर आता है, मिडिल वाला बेस होता है और लास्ट वाला कलेक्टर होता है, ठीक है। अब तो यहां पर बेसिकली क्या है, दो एन टाइप मटेरियल है जिनके बीच में यहां पर एज अ सेपरेशन हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लगाया है, ठीक है। अच्छा, भी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर दो पीएन जंक्शन होंगे, है ना, तो आप देख भी सकते हो, एक पीएन जंक्शन ये हो गया, एक पीएन जंक्शन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, द टू टर्मिनल्स एमिटर एंड कलेक्टर आर टेकन आउट फ्रॉम द टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो मैंने बता दिया, ठीक है। ये तुम्हारा एमिटर टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल, एंड दिस वन इज द बेस। इन बीजेटी सिंबल, अब इसके सिंबल को भी समझ लो। देखो जैसे डायोड का अपना सिंबल होता है ना, एलईडी का अपना सिंबल होता है, वैसे ही ट्रांजिस्टर का अपना सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। हम ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है, ऐसा सा, ऐसा और फिर ये ऐसा, ठीक है। तो ये तीन तुम्हें यहां पर बनाने पड़ेंगे, सिंस ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, तुम्हें 3 टर्मिनल अपने सिंबल में दिखाने हैं, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसमें ऐसी लाइन रहती है, इसको हम बेस बोलते हैं, ऊपर वाला कलेक्टर होता है, ये वाला एमिटर होता है। इसको ध्यान याद करने का एक और तरीका है, याद रखना कि एरो हमेशा तुम्हारा इस वाले टर्मिनल पे ही रहेगा, ठीक है, मतलब जिसपे भी एरो है वो एमिटर होता है। अच्छा, तो अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो एरो होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। और अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखा रहे हो तो एरो कब होगा, एरो तुम्हारा अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, एनपीएन में एरो आउटसाइड, पीएनपी में एरो इनसाइड, ठीक है। अब ये एरो क्या है, बेसिकली ये एरो तुम्हारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बताता है, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो अभी जब समझेंगे वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको ध्यान में रख लेना। अब ये मत करना कि वर्किंग हम करेंगे तभी हम करंट को समझेंगे, इसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार ना हम लोग भूल जाते हैं कि करंट का डायरेक्शन बेसिकली था क्या। तो अगर आपको सिंबल याद होगा तो वर्किंग में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। So the arrow on the emitter terminal indicates the direction of conventional current in the emitter with forward bias. For NPN transistor, the conventional current flows out of the emitter. ठीक है, जैसे मैंने बताया NPN के केस में जो एरो का डायरेक्शन होता है वो आउटसाइड होता है, PNP में इनसाइड होता है, ठीक है। अब PNP को समझ लेते हैं। देखो PNP में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस बीच में N आ जाएगा, इस साइड पे P, इस साइड पे P, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाता है कि तुम्हारा एरो जो है वो इनसाइड चला जाता है, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस होगा नहीं। ये एमिटर टर्मिनल हो जाएगा, ये बेस टर्मिनल हो जाएगा, ये कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल पे चलते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, द एमिटर बेस जंक्शन ऑफ द बीजेटी इज फॉरवर्ड बायस वेयर एज द कलेक्टर बेस इज रिवर्स बायस. The forward bias of the emitter base junction causes the emitter current to flow and this emitter current entirely flows in the collector current. Therefore, the collector current depends on the emitter current and nearly equal to the emitter current. देखो मुझे पता है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, पहले समझते हैं इसी डायग्राम से कि एमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या है, जो मैंने तुम लोग को भी बताया। मैंने बताया ना कि बीजेटी में दो वो होते हैं जंक्शन, ठीक है। एक तो ये एन और पी के बीच में ये वाला बन रहा होगा, है ना, और एक ये P और N के बीच में ये वाला बन रहा होगा,
तो ये क्या है, ये एमिटर। ये क्या है, ये बेस। तो ये क्या हो गया, ये एमिटर बेस जंक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये है बेस। ये क्या है, कलेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। हम बेस कलेक्टर नहीं बोलते, हम कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, हम जो भी वर्किंग पढ़ेंगे उसमें हम एमिटर बेस जंक्शन मतलब इस वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे। ये चीज तुम याद कर लो। ठीक है, अब इसमें हम एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो उसको तुम ऐसे समझो कि हमें सिर्फ एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है हमेशा, और यहाँ पर जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है उसको हमें रिवर्स बायस करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस याद होगा। नहीं याद होगा तो भी हम वर्किंग में समझ लेंगे उसको दोबारा से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ में ध्यान में देना। बाकी ये करंट वरेंट का क्या यहाँ पर सीन है वो अभी हम जब वर्किंग समझते हैं तभी देख लेंगे। सो वर्किंग पे आते हैं। सो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, मैं एनपीएन आप लोग को अच्छे से समझा दे रही हूँ, पीएनपी थोड़ा भी समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस एनपीएन का उल्टा है पीएनपी तुम्हारा। सो अब यहां पर क्या होगा, ये तुम्हारा एन रीजन है ना, ये तुम्हारा पी रीजन है, ये तुम्हारा एन रीजन है। ठीक है, सो व्हेन द फॉरवर्ड बायस्ड एमिटर बेस्ड जंक्शन एंड रिवर्स बायस्ड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, ये एन रीजन था, ये पी रीजन था, ये एन रीजन था, है ना। मैंने क्या बताया, ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हमेशा एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। ठीक है, कर लेते हैं। सो एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करेंगे, एन को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया, पी को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया। ठीक है, अब ये VEB हो सकता है, VBE भी हो सकता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। सिंस ये बेस एंड एमिटर के बीच में यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट करी है, इसलिए इसका नाम VBE भी लिख सकते हो तुम, और VEB भी। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इस वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो अगर हम सिंस हमें कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस करना होता है, तो हमने इसके वाले एन पोर्शन को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसके पी को हमने इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नाम इसका क्या हो गया, VCB या VBC, जैसे भी आप चाहो। ठीक है, अब देखो होगा क्या, with a forward biased emitter based junction and reverse biased collector based junction, it can be seen that the forward bias causes the flow of electrons from the n type emitter into the p type base। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमें पता है कि n टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये तो हम जानते ही हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है। तो एक चीज जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो हमेशा ध्यान में रखना, सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, हमने सबने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है ना, और यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, जो तुम्हारे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बैटरी की पोटेंशियल से रेपेल करेंगे, दूर भागेंगे और बेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो इस तरफ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और वो खुद भी नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं अपने पास, तो वो इस साइड आने के बजाय तुम्हारे बेस की तरफ पुश होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक करंट बनेगा जिसका हम नाम यहां पर देंगे IE एमिटर करंट। ठीक है, as these electrons flow through the p type base they tend to combine with the hole। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे यहां पर एमिटर से बेस में गए, है ना, तो एक करंट यहां पर बना IE। अब यहां पर क्या होगा, बेस में कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ये बेस के जो भी होल्स होंगे उनके साथ कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन भी हमने देख रखा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन होल्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे, उससे एक करंट बनेगा जिसको हम IB करंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो सिनारियो होता है ये बहुत कम होता है। मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, एमिटर से बेस की तरफ, तो सिर्फ 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ के होल्स के साथ कंबाइन करेंगे, बाकी जो बचे हुए होंगे वो तुम्हारे कलेक्टर में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना जो अभी मैं बताती हूं कि यहाँ पर तुम्हारा एमिटर जो एरिया होता है, ठीक है, वो हेवीली डोप होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, जो बेस होता है उसको हम पतला बनाते हैं, काफी पतला बनाते हैं, उसको लाइटली डोप्ड रखते हैं। पतला बनाने का क्या सेंस है या लाइटली डोप करने का क्या मतलब है, उसका मतलब इसीलिए है कि मान लो अगर हमने ये बेस ही बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, हेवीली डोपिंग कर दी यहाँ पर, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स तो इस वाले पी रीजन में ही कंबाइन हो जाएंगे, वो आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए हम ये जो बेस वाला रीजन है इसको हमेशा लाइटली डोप्ड रखते हैं और पतला बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ लिखा भी है सिंस द बेस इज लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन,
हेंस ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही जो मैंने बोला 5% से भी कम इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे और आई भी करंट यहां पर तुम्हें मिलेगा, ठीक है, जिसको हम बेस करंट बोल रहे हैं। अब क्या होगा, द रिमेनिंग मोर देन 95%, अब जो बचे हुए हैं वो तुम्हारे बेस रीजन को क्रॉस करके कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे, ठीक है, और यहां पर भी तुम्हें एक करंट मिलेगा जिसको हम आईसी करंट बोलेंगे। करंट के जो नाम है उनको ध्यान में रखना, एमिटर करंट आईई को बोलते हैं, बेस करंट आईबी को बोलते हैं, कलेक्टर करंट आईसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इस मैनर में जो पूरा एमिटर करंट था वो तुम्हारा एमिटर से कलेक्टर पोर्शन में चला गया, ठीक है। एक और चीज ध्यान में रखना, देखो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, एक चीज तुम देख सकते हो कि ये तुम्हारा जो एमिटर करंट है ना वो आईबी प्लस आईसी है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, देखो आईबी प्लस आईसी तुम ऐसे समझ सकते हो एक चीज कि आईबी प्लस आईसी का मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा जो एमिटर करंट है वो बेस करंट एंड कलेक्टर करंट का सम है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, एमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान में रखो कि यहां पर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो तुम्हारे करंट होगा, देखो एक चीज होती है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहां पर सिंस हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो ये करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, तभी देखो मैंने सिंबल में बताया भी था कि क्या हो रहा है, तुम्हारा एरो आउटसाइड जा रहा है, उसका रीजन यही था कि यहां पर करंट जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर बेसिकली तुम्हारा ये जो करंट होगा, अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तुम्हारा करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर केसीएल भी लगा सकते हो कि आई करंट सिंस यहां पर गया इस पर्टिकुलर नोड पे, आई करंट एंटर कर रहा है और आईबी और आईसी बाहर जा रहा है, लेकिन नहीं समझना, बस इतना ध्यान में रखो कि आईई तुम्हारा आईबी प्लस आईसी का सम है, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखो पीएनपी समझ लेते हैं। पीएनपी बहुत ही आसान है, तुम्हारा जस्ट एनपीएन का उल्टा ही है। बस यहाँ पर करना क्या है, हमें वही चीज एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। बस यहाँ पर क्या करेंगे, हम पी साइड को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, एन साइड को नेगेटिव से, और यहाँ पर हम रिवर्स बायसिंग लगा देंगे। बस यहाँ पर मेन क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इस टर्मिनल से दूर भाग रहे थे, है ना, बेस की तरफ, यहाँ पर होल्स दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि होल्स के पास यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज है और यहाँ पर बैटरी पोटेंशियल भी पॉजिटिव है। तो इस एमिटर से तुम्हारे यहाँ पर जाएंगे, इससे करंट बनेगा जिसको हम आई बोलेंगे। फिर वो जो होल्स हैं वो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे, लेकिन जो परसेंटेज होगा वो 5% से भी कम होगा। मेजॉरिटी ऑफ होल्स जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ होल्स तुम्हारे इस पी वाले में चले जाएंगे, उससे करंट बनेगा जिसका नाम होगा आईसी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जैसे मैंने बताया ना, आई करंट यहां पर बाहर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ है। यहां पर क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, लेकिन अगर होल्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन भी उसी तरफ होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर होल्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट भी इस तरफ ही होगा, ठीक है। होल्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट भी इस तरफ ही होगा, ठीक है। और यहां पर ऐसा, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये यहां पर ये चीज थी। सम तुम्हारा वही बनेगा, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। सो द करंट कंडक्शन इनसाइड द पीएनपी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स। तो यहां पर तुम्हारे होल्स के मूवमेंट से ही है जो करंट बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा एनपीएन में कैसे वर्किंग होती है, पीएनपी में कैसे वर्किंग होती है, वो सारी समझ में आ गई होगी आई होप आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा बीजेटी बायसिंग। आता नहीं है पेपर में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हो सकता 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि बीजेटी बायसिंग है क्या। सो देखो,
A BJT has two PN junction, है ना, emitter base and collector base. एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर डीसी वोल्टेज, मतलब अगर हमने यहाँ पर जो मैंने तुम लोग को पीछे बताया था ना कि हम क्या कर रहे हैं, बेस एमिटर जंक्शन को तो फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम बायसिंग ही बोलते हैं. वो जो हमने यहाँ पर बैटरी लगाई उसमें हम बायसिंग ही कर रहे हैं और उसमें हम अपने बीजेटी को एक स्पेशल रीजन में ऑपरेट करवा रहे हैं जिसको एक्टिव रीजन बोलते हैं. अभी समझेंगे. तो बस हमेशा एक चीज ध्यान में रहना, कोई भी बोले बायसिंग क्या है, बायसिंग है अपने डिवाइस को प्रॉपर डीसी वोल्टेज सप्लाई करना. ठीक है, इसको हम बीजेटी या ट्रांजिस्टर बायसिंग बोलते हैं. अब इसको समझते हैं. अभी मैंने पीछे क्या बताया था, मैंने बताया था कि बीजेटी मोस्टली एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करती है. ठीक है, सो जब हम बीजेटी को या ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं तो हम कौन सा सिनेरियो लेके चलते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ा, एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं. ठीक है, और कोई भी ट्रांजिस्टर इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑपरेट करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन. इस पर्टिकुलर रीजन को हम एक्टिव रीजन बोलते हैं. ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, जब हमें बीजेटी को एज अ स्विच की तरह काम करना हो. ठीक है, क्लोज स्विच की तरह. तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, उसमें हम बेसिकली तुम्हारे दोनों जंक्शंस जो होते हैं एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस, उनको क्या करते हैं, उनको हम फॉरवर्ड बायस कर देते हैं. ठीक है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन. तो इनको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन. उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है तुम्हारा व्हेन बोथ द जंक्शंस आर रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन. ठीक है, सो द बीजेटी ऑपरेटेड इन कट ऑफ, ये तुम्हारा एज एन ओपन स्विच की तरह काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को एक टेबल के थ्रू भी समझा दिया, आप लोग को इजीली याद हो जाएगा. एक्टिव रीजन में एक फॉरवर्ड बायस एमिटर बेस्ड जंक्शन, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, रिवर्स बायस. सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बायस, कट ऑफ में ठीक है दोनों रिवर्स बायस. आई एम सो सॉरी, यहाँ पर कट ऑफ होगा. ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ कर लेना. अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान में देना, एक इनवर्स एक्टिव भी आता है, इनवर्स एक्टिव रीजन आपके सिलेबस में है लेकिन जान लो, हो सकता आ जाए. इनवर्स एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव रीजन का उल्टा कर देना, मतलब ये रिवर्स बायस कर देना, ये फॉरवर्ड बायस कर देना. ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बता दिया, इसको ध्यान में रखना. ठीक है, तो इसको हम इनवर्स एक्टिव रीजन बोलते हैं. अब सिंबल आ जाता है, तो सिंबल तो मैंने बता ही दिया, आप देख भी लो. देखो पीएनपी का सिंबल क्या होगा, एरो इनवर्ड्स है. ठीक है, रीजन भी हमें पता है. एनपीएन में क्या है, एरो आउटवर्ड्स है. ठीक है, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर, तो उसको ध्यान से बनाना. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि आता है बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन. बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीजेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. चांसेस हैं कि तुम्हारा बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन ही आए पेपर में, तो समझ लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. इसमें बेसिकली हमें थोड़ा इसका सर्किट ध्यान में रखना होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, उसको भी हम समझ लेंगे. सो ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीजेटी और बाइपोलर ट्रांजिस्टर. देखो यहाँ पर मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड करी हैं जो कभी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती है. पहली चीज क्या पूछी जाती है, पहली चीज ये पूछी जाती है कि हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, देखो ट्रांजिस्टर क्यों बोल रहे हैं वो तो हमें पता है ना, जंक्शन क्योंकि पीएन जंक्शन है. बाइपोलर क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है. इसका बेसिकली रीजन ये है, हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, ये बाइपोलर वर्ड का मतलब है कि यहां पर सिर्फ 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स ही प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर कौन से, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ठीक है, एनपीएन एंड पीएनपी के दोनों के ही केस में. तो सिंस 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, बाइपोलर का मतलब क्या है, 2 टाइप ऑफ पोलैरिटी, प्लस एंड माइनस, जो कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स में होती है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम बाइपोलर बोलते हैं. दूसरा रीजन क्या आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बीजेटी को हम करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं. करंट कंट्रोल डिवाइस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आउटपुट का वोल्टेज है, ये बेसिकली हम, या आउटपुट का करंट जो है वो इनपुट करंट से यहां पर डिपेंडेंट है या कंट्रोल हो सकता है. ठीक है, तो मतलब हमें आउटपुट करंट पे कंट्रोल चाहिए तो हम इनपुट करंट को वैरी या ऑल्टर करें तो आउटपुट भी वहां पर वैरी हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए इसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं. अब ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, है ना. तो अब यहाँ पर ये जो 3 टर्मिनल्स हैं इनको हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी एक टर्मिनल को कॉमन बना सकते हैं. मान लो हमने क्या किया,
हमने कलेक्टर को कॉमन बना दिया। कॉमन का मतलब है, देखो अब कॉमन का मतलब क्या है, ये तुम्हारा इनपुट साइड है, ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट साइड है। हमारे पास 3 टर्मिनल है ना, एमिटर, बेस, कलेक्टर। अगर हमने एमिटर को इनपुट में भी कॉमन बनाया और आउटपुट में भी, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हमने कलेक्टर को कॉमन बनाया दोनों में, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और सेम यहां पर अगर हमने बेस को इनपुट एंड आउटपुट में कॉमन बनाया, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। अभी समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ जाती हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर। सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे आसान कॉन्फ़िगरेशन है तीनों में से, जिसको हम शॉर्ट में सीबी कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, यहां पर हमने एमिटर, बेस, कलेक्टर मतलब अपना ट्रांजिस्टर लगा दिया, ठीक है। तो देखो अब यहां पर होगा क्या, हमें अब क्या करना है, हमें बेस को कॉमन रखना है। कॉमन का मतलब तुम्हें बेस को इनपुट में भी रखना है और तुम्हें बेस को आउटपुट में भी रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे एमिटर एंड बेस से और आउटपुट यहां पर लेंगे बेस एंड कलेक्टर से, ठीक है। तो देखो दोनों में ही बेस तुम्हारा कॉमन आ रहा है। सो द बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर सर्व्स एज अ कॉमन टर्मिनल, सो इट इज कॉल्ड एज कॉमन बेस या सीबी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो मैंने बताया वही लिखा है। इनपुट वोल्टेज को हम अप्लाई करेंगे बेस एंड एमिटर टर्मिनल के बीच में। आप देख भी सकते हो, ये तुम्हारा एमिटर है, ये तुम्हारा बेस है, और इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया है, ठीक है। और बेस एंड कलेक्टर के बीच में हमने क्या किया है, हमने अपने आउटपुट सिग्नल को यहां से हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा। देखो यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, एक चीज ध्यान में रखना, कॉमन बेस का यहाँ पर एक तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि कॉमन चीज क्या है ना, ऑब्वियसली बेस है। इनपुट क्या ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, आउटपुट कहां से ले रहे हैं। दूसरी चीज आ जाती है करंट गेन। करंट गेन फिर ऐसे याद में रखो, अभी हम आगे समझ भी लेंगे और अच्छे से। करंट गेन का मतलब होता है आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट का रेशियो, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा आउटपुट जो करंट होता है वो कलेक्टर करंट होता है। ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉमन बेस के केस में आउटपुट करंट कलेक्टर करंट होता है, इनपुट करंट एमिटर करंट होता है। नहीं भी याद रखो तो आप देख भी सकते हो कि बेस तो तुम्हारा कॉमन है ना, बेस को तो अभी छोड़ ही दो। यूनिक चीजें कौन सी हैं, इनपुट के साइड पे एमिटर है ना, आउटपुट के साइड पे कलेक्टर। तो ऑब्वियसली इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट एमिटर का करंट, एंड आउटपुट पे क्या हो जाएगा, कलेक्टर का करंट। तो यहीं पर तुम्हारा कलेक्टर करंट मतलब IC डिवाइडेड बाय IE का जो रेशियो होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इसको ध्यान में रखना। अल्फा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट, और ये किसका करंट गेन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसकी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं जो आ जाती हैं पेपर में। तो देखो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनानी पड़ेगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पर तुम कैरेक्टरिस्टिक के लिए y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है और कौन सी चीज यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, वो तुम ध्यान में रखो तो तुम इजीली जो भी चीज है वो कर पाओगे, ठीक है। मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक बनानी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सबकी, बस यहाँ पर एक्सिस वाइज चेंज हो जाता है। अभी जब हम कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर में देखेंगे, बस ये x और y एक्सिस की चीज जो है वो चेंज हो जाएगी, बाकी जो चीजें रहती हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, जो भी तुम्हारे टर्मिनल इनपुट साइड पे, तो इनपुट साइड पे क्या था, बेस था एंड एमिटर था, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ VB, मतलब तुम्हारा बेस एंड एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। और वाई एक्सिस में यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना, इनपुट हो या आउटपुट हो,
वाई एक्सिस पे हमेशा इनपुट या आउटपुट करंट होता है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा वीबी वोल्टेज है, आईई यहां पर करंट है तुम्हारा वाई एक्सिस पे, और यहां पर कांस्टेंट क्या है, कलेक्टर बेस वोल्टेज तुम्हारा वीसीबी यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हमने क्या किया, यहां पर ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक यही बता रही है जैसे हमने फॉरवर्ड बायस में देखा था, है ना। फॉरवर्ड बायस में क्या था, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक है, किसको फॉलो कर रही है, फॉरवर्ड बायस को, है ना। पीएन जंक्शन में जो हमने फॉरवर्ड बायस देखा था कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ वैल्यू के बाद करंट तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर वीसीबी 1, अब मान लो वीसीबी तुम्हारा 2 है, तो उसके लिए वैल्यू कुछ हमें ये मिली है। वीसीबी 2 की वैल्यू 4 है, तो हमें करंट की वैल्यू कुछ कम मिल गई, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो थोड़ी सी यहां पर वीबी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में वही चीज, तुम्हें एक्स एक्सिस पे क्या है, वीसीबी है, वाई एक्सिस पे क्या है, आईसी है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, आईई कांस्टेंट है यहां पर। तो हमने आईई की डिफरेंट वैल्यू को यहां पर देखा और उसको एग्जामिन किया, तो हमें कुछ इस तरह का कर्व दिखा। पहले इनिशियली करंट जो है वो राइज हुआ, देन तुम्हारे एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद सैचुरेशन आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हाँ तुम्हारा जो वैल्यू था वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू थी तुम्हारी, इस रीजन को ही बेसिकली हम एक्टिव रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना IE3 की वैल्यू IE2 और IE1 उसकी कम है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू IE1 की है। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी कभी कभी आ जाता है पेपर में। देखो करंट ट्रांसफर जैसे मैंने बताया आउटपुट एंड इनपुट के बीच का रिलेशन होता है। सो इनपुट करंट को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, आउटपुट करंट को हमेशा वाई एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा, वीसीबी कांस्टेंट होता है, तो इसका एक लीनियर कर्व बनता है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एक लीनियर कर्व है यहाँ पर दिखता है, ठीक है। कॉमन एमिटर समझ लेते हैं फटाफट। देखो कॉमन एमिटर में क्या होगा, एमिटर टर्मिनल तुम्हारा कॉमन होगा। तो हमने क्या किया, जो ट्रांजिस्टर था उसको हल्का सा, ऐसा था ना ट्रांजिस्टर, ऐसा सा कुछ, हमने क्या किया, हमने बस इस ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा पलट दिया। तो जब हमने पलट दिया तो एमिटर नीचे आ गया। क्योंकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एमिटर कॉमन चाहिए, मतलब हमें इनपुट कैसे लगाना पड़ेगा, एमिटर एंड बेस के बीच में, और यहां पर आउटपुट हम लेंगे कलेक्टर एंड एमिटर से, ठीक है। तो देखो हमने बेस और एमिटर के बीच में इनपुट वोल्टेज लगा दिया एंड कलेक्टर एंड एमिटर के बीच में हम आउटपुट यहां से ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो करंट गेन होता है उसको ध्यान में रखना, उसको हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। अब तुम सोच के बताओ कि तुम्हें यहां पर बीटा के वैल्यू क्या होगी। आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहां पर बहुत अच्छा लॉजिक बन रहा है। मैंने क्या बताया था, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, है ना। यहां कॉमन क्या है, एमिटर, तो उसको तो भूल ही जाओ। आउटपुट पे क्या था, कलेक्टर, तो यहां पर हमने कलेक्टर करंट कर दिया, ठीक है। इनपुट पे क्या था, बेस, तो तुम्हारा डिवाइडेड बाय बेस करंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। अच्छा, अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन याद रखना, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। आपको बीटा दे दिया जाएगा, बोला जाएगा अल्फा निकालो। अब मान लो बीटा की वैल्यू 1 आ गई, आएगी नहीं वैसे, कोई बड़ी वैल्यू आएगी। मान लो बीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ आपने 1/1 + 1 2 कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल्स टू α/1 - अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशंस यहाँ पर याद में रखना, एक भी याद रखो, दूसरे की वैल्यू आप डिराइव आउट कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का ध्यान में रखना है, ठीक है। वोल्टेज तो अभी यहाँ पर सेम ही रहेगा, है ना। और करंट देखो यहाँ पर IB हो गया, तो जैसे मैंने बताया था एक्स एंड वाई एक्सिस पे हमेशा इनपुट या आउटपुट करंट होगा। तो यहां पर अब इनपुट करंट तुम्हारा क्या हो गया, IB, इसलिए यहां पर IP है, ठीक है। देखो वोल्टेज भी चेंज हो गया, आउटपुट पे वोल्टेज कौन सा होना चाहिए था, VCE, तो इसीलिए वैल्यू कौन सी है, VCE है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या हो गया है, VC1 पहले आ गया है, मतलब यहां पर डिफरेंस बस यही हुआ है कि हमने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई, तो तुम्हारा यहां पर जो VB की वैल्यू थी वो भी बढ़ गई, ठीक है। तो मतलब उसका जस्ट उल्टा हुआ है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, वही चीज। अब आउटपुट करंट IC हो गया है, वोल्टेज तुम्हारा VCE है, कांस्टेंट क्या रहेगा, IB। अब वहां से इंटर रिलेट कर सकते हो, काफी सारी चीजें वहीं से कॉमन ही है। देखो मैंने बताया था ना, कैरेक्टरिस्टिक भी तुम्हारी पूरी कॉमन है, बस वेरिएबल के नाम बदल गए। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है, आउटपुट करंट, इनपुट करंट, कांस्टेंट अब VCE हो गया, आउटपुट वाला वोल्टेज, वहां सिंस आउटपुट पे वोल्टेज VCB था
तो वो सी भी कांस्टेंट था। यहां आउटपुट पे बीसीई है तो बीसीई कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, कलेक्टर को नीचे कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको कुछ इस तरह से पलट देंगे। इनपुट हम कैसे लगाएंगे, बेस एंड कलेक्टर के बीच से। आउटपुट हम कहां से लेंगे, एमिटर एंड कलेक्टर के बीच से। ठीक है, ये आता नहीं है पेपर में लेकिन इसको समझ लो। इसका करंट गेन कैसे निकलेगा, गामा से। सो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ऐसे करके है। इसको सीरीज में याद रखना, आपको आसानी पड़ेगी कि पहले कॉमन बेस है, देन कॉमन कलेक्टर, देन कॉमन सॉरी बीच में कॉमन एमिटर, देन कॉमन कलेक्टर। ठीक है, यहां पर भी रेशियो क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। ठीक है, तो कलेक्टर तुम्हारा कॉमन है, उसको यहां पर छोड़ो। आउटपुट पे कौन सा करंट होगा, एमिटर करंट। इनपुट पे कौन सा करंट होगा, बेस करंट। ठीक है, अब यहाँ पर गामा अल्फा और गामा बीटा के बीच में भी रिलेशन आ जाती है। कॉमन नहीं है, अल्फा और बीटा की ज्यादा इंपॉर्टेंट थी लेकिन आपको पता होनी चाहिए। सो गामा की जो रिलेशन होती है अल्फा के साथ वो होती है 1/1 माइनस अल्फा, और गामा और बीटा के बीच में होती है 1 प्लस बीटा। तो ये वाली ध्यान में रखना, भली ऊपर वाली मत ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इसकी थोड़ी सी अलग होती है, बस वहां पर कुछ ऐसा सा था, है ना, कुछ ऐसा था ग्राफ। यहाँ पर तुम्हारे लीनियर ग्राफ शो होगा। ठीक है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाएगा, लीनियर ग्राफ शो होगा। यहाँ पर भी तुम्हें वाई एक्सिस पे आई भी दिखेगा। ठीक है, तुम्हारा इनपुट करंट, और यहाँ पर तुम्हें वीसी भी दिखेगा। ठीक है, मतलब वहां पर जो भी चीजें थी वही चीजें तुम्हें सेम यहाँ पर भी दिखेंगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आई तुम्हारा वाई एक्सिस पे होगा, वीसी तुम्हारा एक्स एक्सिस पे होगा, और कांस्टेंट क्या होगा, आईपी। ठीक है, देखो सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सिर्फ तुम्हारे वेरिएबल्स के नाम चेंज है। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो आउटपुट करंट क्या है, आई। इनपुट करंट क्या है, आईबी। कांस्टेंट क्या था, मैंने हमेशा बताया था, कांस्टेंट तुम्हारा रहेगा आउटपुट वोल्टेज जो कि है वीसीई। ठीक है, वो कांस्टेंट है, और कर्व तुम्हारा सिमिलर है जैसे अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है। आई होप आपको बीजेटी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, कैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर कैसे काम करता है, कैसी उसकी सारी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और बीजेटी में इससे ज्यादा पेपर में पूछेगा भी नहीं, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।